यो मेरी गैंग, कैसे हो तुम लोग। तुम्हारा भाई लेके आया है आज एक नई सीरीज। इस सीरीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए तुम लोगों से एक सवाल पूछना है। सोचो तुम एक कल्टीवेटर हो और तुम अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए एक गुफा में बैठ जाते हो कल्टीवेशन करने के लिए। और तुम जब अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद उस गुफा से निकलते हो, तुम्हें पता चलता है 2000 साल गुजर चुके हैं। तुम्हारी सेठ, तुम्हारी मास्टर, तुम्हारी जूनियर कोई भी जिंदा नहीं बचे हैं। अब बताओ, अगर इस बंदे की जगह पे तुम होते तो तुम क्या करते। तो शुरू करते हैं ये कहानी उस बंदे के साथ जिसके लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है। हाँ तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर करनी थी। ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो सकती है क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है। मुझे अपने फोन के माइक से ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब तुम लोग बोलोगे, अरे भाई एक माइक ही तो है, खरीद क्यों नहीं लेते। तो मैं बता दूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और अभी क्लास 9 का एक स्टूडेंट हूँ। अगर मैं पापा से बोलूँ पापा पैसे दो माइक लेना है, तो पापा बोलेंगे बेटा माइक तू लेगा या मैं, और उसके बाद क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैं अपनी पॉकेट मनी जमा कर रहा हूँ अगले महीने तक एक सस्ता सा माइक खरीदने के लिए। तब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और हाँ एक बात और, माइक तो अभी नहीं है लेकिन मैं अभी भी सिंगल हूँ, मतलब ऑडियो क्वालिटी गंदी हो सकती है पर दिल की क्वालिटी 100% असली है। बस यही बोलनी। क्या बात कर रहे हैं। हाँ तो बहुत बकचोदी कर ली, अब आते हैं कहानी पे। तो स्टोरी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं आसमान में बिजली चमक रहा होता है और नीचे एक खाई के ऊपर दो बंदे एक लड़की के सामने खड़े होते हैं। उन दोनों बंदों में से एक बंदा उस लड़की को लात मारते हुए बोलता है, ये वो अगली जिंदगी में ध्यान रखना। दूसरा बंदा बोलता है, बस से उन लोगों से पंगा मत लेना जिनसे नहीं लेना चाहिए। और वो लोग उस लड़की को खाई के ऊपर से लात मार के गिरा देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी पे, जो अपनी आंखें उसी वक्त खोलता है और उसकी आंखें खोलने की वजह से एक ब्लू एनर्जी उसके बॉडी से निकलते हुए सीधा आसमान में चला जाता है। और तब ये सीन शिफ्ट होता है एक सेट में, जब कुछ फिलो कल्टीवेटर इस एनर्जी को फील करके एक स्टैचू को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मास्टर आपको बहुत बहुत बधाई हो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है टावर ऑफ सील पे, जहाँ कुछ डेमन बीस्ट इस एनर्जी को फील करके डर से दौड़ते हुए बोलते हैं, हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं है मास्टर, हम लोग टावर वापस जाके शांत हो जाएंगे। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है सीधा वर्सो पे, मतलब डार्क गोथिक कैसल पे, जहाँ पर एक बंदा बोलता है, हजारों साल हो गए हैं ये कर्सड इटर्नल्स फिर से किसको ब्रेक थ्रू करते हुए देख रहे हैं। तुरंत सब नोवेलिटी को रिकॉल करो, ऐसे बिना किसी हेजिटेशन के जो भी जरूरी हो वायरस के मामले को सॉल्व करने के लिए करो। सारी फोर्सेस को इकट्ठा करो और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करो। हम फिर से वो ट्रेजेडी नहीं होने देंगे जो हजारों साल पहले हुई थी। फिर से सीन शिफ्ट होता है सीधा वेस्टर्न मॉन्स्ट्री पे, जहाँ एक नन प्रे करते हुए बोलती है, फादर प्लीज हम लोगों को ताकत दीजिए इसे करने के लिए, आमीन। अब सीन फाइनली हमारे एमसी पे आता है जो हंस रहा होता है और वो नंगा होकर आसमान में उड़ते हुए बोलता है, हाँ मैंने फाइनली फाउंडेशन बिल्ड कर ली। और वो तो इधर उधर उड़ने के बाद अपनी केव में वापस आता है। तब एक स्पिरिट जो शायद उसका मास्टर का स्पिरिट होता है वो एमसी को देखकर बोलता है, मैंने ये कैलकुलेट किया है तुम्हें 2000 साल लगने वाले हैं अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतने कमजोर हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है, अगर तुम सच में 2000 साल लगने वाले हैं अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए तो फिर तो तब तक मैजिक खत्म हो चुकी होगी और वर्ल्ड एनर्जी भी बहुत कमजोर हो चुका होगा। मुझे बस ये उम्मीद है कि तुम इस साउटिक वर्ल्ड में सर्वाइव कर जाओ। ये सुनने के बाद हमारा एमसीपी से उठते हुए बोलता है, तो 2000 साल बीत चुके हैं, यह की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत कमजोर हो चुकी है मेरी रिट्रीट से पहले के मुकाबले, लेकिन मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए रिट्रीट कर रहा था, यह बाहर तो 2000 साल बीत चुके हैं। नहीं, मुझे यहाँ से निकल के ये चेक करना चाहिए। और वो वहाँ से उठ के निकल जाता है, पर तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ता है और हम लोग देखते हैं ये वही वाला सीन होता है जहाँ दो बंदे एक लड़के को खाई के ऊपर से लात मार के गिरा देते हैं। ये देखकर हमारा एमसी इन दोनों बंदों को बोलता है, ओ इधर देखो, इधर कौन हो तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरी सेफ्टी टेरिटोरी में ट्रेवल खड़े कर रहे हो। वो दोनों बंदे हमारा एमसी को देख के बोलते हैं, कोई आसमान में कैसे उड़ सकता है। अरे भाई तुम लोगों को ये दिख रहा है आसमान में एक बंदा उड़ रहा है, पर ये नहीं दिख रहा है कि वो बंदा नंगा है। ये तो कुछ ऐसा हुआ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ तो वो दोनों बंदे एमसी पर गन और आर्चर से हमला करते हुए बोलते हैं, अटैक करो उस पर, उसे यहीं पे मार डालो। पर हमारा एमसी उस बुलेट और एरो को अपने कोई टेक्निक से रोकते हुए बोलता है, ये दोनों बंदे तो कोई कैलिब्रेटर नहीं लग रहे हैं और उनके हाथ पे जो हथियार है वो तो मेरे वक्त के नहीं है। ये देखने से ऐसा लग रहा है सच में 2000 साल बीत चुके हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उन दोनों बंदों को पकड़ के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, अब दुनिया का क्या हालत है। और वो उन दोनों बंदों को अपने एक टेक्निक यूज करके पकड़ने ही वाला था, पर उसकी उस टेक्निक से ही वो दोनों मर जाते हैं। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है, अरे ये क्या, इतने में ही ये दोनों बंदे मर गए। 2000 साल बाद के मॉडल्स तो बहुत कमजोर हैं और वो यंग लड़का भी, उसे जो क्रैश लगी है उसे तो 2000 साल पहले माइनर इंजरी भी नहीं बोल सकते।
मुझे तो नहीं लग रहा है वो सर्वाइव करेगा। तभी उस लड़के के फोन पे कोई जियांग शायरू कॉल करती है और इस वजह से फोन वाइब्रेट करने लगता है। ये देखकर हमारा एमसी उस फोन को हाथ में लेके घूरते हुए बोलता है, स्ट्रेंज, ये कैसी डिवाइस है? और उस कॉल को कैसे न कैसे करके वो पिक कर लेता है। फोन पिक करते ही दूसरी तरफ से एक लड़की चिल्ला कर बोलती है, ये वो, मुझे बोलने दो, मैं जियांग शायरू तुम जैसे एक कंट्री बम्बिन के साथ कभी शादी नहीं करूंगी, तुम अब गिव अप कर दो। ये देखकर हमारा एमसी डर जाता है और कॉल कट होने के बाद हमारा एमसी फोन को घूरते हुए बोलता है, इस चीज में तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, पर फिर भी ये चीज आवाज को हजारों मीलों तक ट्रांसफर कर सकता है। इस चीज को जिसने भी बनाया होगा वो तो सुप्रीम एक्सपर्ट या फिर ट्रिबुलेशन स्टेज में तो जरूर होगा। 2000 साल बीत चुके हैं, यह तो काउंटलेस तरीके की रेंजर हो सकता है। अगर मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ यहाँ पर तो ये बेटर होगा मैं एक नई आइडेंटिटी अपना लूँ और वो उस लड़के की आइडेंटिटी अपना लेता है। अब ये मत पूछना मुझे कि कैसे वो अपनी आइडेंटिटी सेंस किया है, वो तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि राइटर ने नहीं बताया है वो कैसे अपनी आइडेंटिटी सेंस किया है। हाँ, तो हमारा एमसी उस लड़के की आइडेंटिटी अपना लेने के बाद बोलता है, ठीक है, लगता है हमारी मुलाकात किस्मत में थी, मैं तुम्हें अस्सी से दफना दूंगा और हाँ, तुम्हारी चीजों को थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ। अगर तुम्हारे दुश्मन है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई तो मैं तुम्हारा बदला भी लूंगा। और वो वहाँ से निकल जाता है। अब सीन आता है हाइजो यूनिवर्सिटी टाउन की शॉपिंग स्ट्रीट पे, जहाँ कोई केफो में बैठ के बोलती है, मैं तो पागल हो रही हूँ, क्यों मुझे ग्रैंड पापा की उस पोते के साथ शादी करनी पड़ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरी पेरेंट्स की जान बचाई थी। अब सीन आता है केफो के अंदर और हम लोग देखते हैं ये बोलने वाली और कोई नहीं जियांग शायरू होती है, जिसने उस वक्त उस लड़की की फोन पे कॉल करी थी। वो अपनी फोन को टेबल के ऊपर रख के मुंह फुला कर बैठी होती है और लिन क्विंग क्विंग मतलब उसकी फ्रेंड हंसते हुए बोलती है, ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, अब तुम जब तक हाइजो में हो तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे शादी करने के लिए। जियांग शायरू मिल्की पीते हुए बोलती है, तुम समझ नहीं रही हो, ये शादी मेरी ग्रैंडपा ने अरेंज की है, वो पिछले साल से बहुत बीमार है और बाद में मास्टर ये ने कहा कि ये सब कर्मा की वजह से है, इसलिए उन्हें पास्ट की चीजें याद आ रही है। अब मेरी पूरी फैमिली मुझे ये वो से शादी करने के लिए पैसे दे रहे हैं, वरना वो मुझे कट ऑफ कर देंगे। और फिर भी अगर मैं मिरेकल डॉक्टर ओलशुई को ला सकी मेरे ग्रैंडपा के इलाज करने के लिए, तो भी शायद वो मुझे और फोर्स नहीं करेंगे। मैं हाइजो यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ, तो कंट्री बम्बिंग कैसे वर्दी हो सकता है मुझसे शादी करने के लिए। एक सीन शिफ्ट होता है आसमान में, जहाँ हमारा एमसी उड़ते हुए बोलता है, उस बंदे का नाम और मेरा नाम एकदम सेम है, ये वो हाइजो यूनिवर्सिटी सेक्ट से है। अरे ये क्या, हमारा एमसी तो यूनिवर्सिटी को सेक्ट समझ रहा है। अरे कोई तो एमसी को बताओ इसे सेक्ट नहीं इसे यूनिवर्सिटी बोलते हैं। हाँ, तो हमारा एमसी और बोलता है, आज की दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ब्लेंड हो जाओ। अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसकी आइडेंटिटी बोरो करूंगा और उसकी सेक्ट को ज्वाइन करूंगा इस दुनिया के बारे में और समझने के लिए। कहते भी एक प्लेन एमसी से टकरा नहीं वाला था, लेकिन तभी वो थोड़ा सा साइड में हट जाता है और उसे देख के प्लेन के अंदर से एक बच्ची अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी जरा उधर देखो, उधर एक आदमी उड़ रहा है। उसकी मम्मी बोलती है, तुम ऐसी चीज देख रही हो क्योंकि तुमने बहुत सारे फैंटेसी गेम्स खेले हैं, घर जाने के बाद 10 से प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर तुम नॉर्मल फील करोगी। अरे वाह भाई वाह, ये तो गजब की बात है। अगर तुम्हारा सर दर्द करता है ना तो मम्मी बोलती है और फोन देखो, अगर आंखें दर्द कर रही है तो मम्मी बोलती है और फोन देखो। अरे भाई अगर तुम्हारा पेट भी दर्द करेगा ना तो भी मम्मी बोलती है और देखो फोन। अरे भाई ये कैसा लॉजिक हुआ, मुझे तो मम्मी से ये सुनने के बाद चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन करता है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाँ, तो बहुत बकचोदी कर लिया, बातें है कहानी पे, जहाँ हमारा एमसी इस प्लेन को देखने के बाद चौंकते हुए बोलता है, ये फ्लाइंग वुड कैसे उड़ रहा है बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के, ये देखने से ऐसा लग रहा है अभी भी बहुत सारे पावरफुल लोग एग्जिस्ट करते हैं, मुझे बहुत। पर तभी हमारा एमसी एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और बोलता है, केयरफुल रहना पड़ेगा। अरे भाई टकराने के बाद केयरफुल रह के क्या फायदा। हाँ, तो उस बिल्डिंग के अंदर से एक कपल जो वो सब करने ही वाले थे, पर तभी हमारा एमसी को देख के चिढ़ते हुए वो बंदा बोलता है, कितना एनोइंग है, कौन है जो इतना नॉइस कर रहा है। और वो लड़की बोलती है, तुमने क्यों नहीं बोला कि तुम विंडो को क्लीन करने वाले हो। तभी हमारा एमसी उस जगह से गिर जाता है और जमीन पे लेटे हुए बोलता है, केयरलेस तो बहुत महंगी पड़ गई। स्किनशिप होता है 1 घंटे बाद, जहाँ अभी भी हमारा एमसी जमीन पर लेटा होता है, पर तभी वो डर जाता है एक शेर को देखकर। पर जब वो इसी तरह से देखता है उसे पता चलता है वो शेर असल में एक छोटी सी बच्ची है और वो बच्ची बोलती है, बिग ब्रदर तुम यहाँ इसलिए लेटे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हमारा एमसी बोलता है नहीं है। वो बच्ची और बोलती है, मैं देख रही थी तुम बहुत देर से यहाँ पर लेटे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है। मम्मी ने मुझे बोला था जब लोगों को भूख लगते हैं तो वो चलने लायक फील नहीं करते हैं।
हमारा एमसी बोलता है थैंक यू बच्ची, मैं तो बस थोड़ा सा टायर्ड था तो मैं यहाँ पर थोड़ी रेस्ट लेने के लिए लेटा था। और वो अपने मन में बोलता है इस बच्ची के पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो शायद वो एक मॉर्टल होगी, बस इतनी छोटी डिस्टेंस फ्लाई करना भी मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन कर दिया। और वो उस बच्ची के पास जाके बैठ के मन में बोलता है लगता है जब तक मैं नेशनल स्टेज तक नहीं पहुँच जाता हूँ मुझे अपनी मास्टर की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए और लो प्रोफाइल में ही रहना चाहिए। तभी वो बच्ची एक चिप्स के पैकेट को खोलते हुए बोलती है बिग ब्रदर तुम्हारी कपड़े तो बहुत पुरानी लग रही है, तुम्हारे पास शायद खाना खाने के लिए पैसा नहीं होंगे। और वो बच्ची उस चिप्स के पैकेट को हमारा एमसी को देते हुए बोलती है ब्रदर तुम्हारी स्ट्रेंथ के लिए अच्छा खाना खाना जरूरी है। हमारा एमसी बोलता है शुक्रिया, कैसा रहेगा अगर हम लोग साथ में खाएं। और वो दोनों साथ में चिप्स खाने लगते हैं। हमारा एमसी चिप्स को मुंह में दे के ब्लश करते हुए बोलता है सच में ये दुनिया तो काफी चाओटिक है और हम लोगों को अब पता चलता है कि ब्लश क्यों कर रहा होता है। वो बोलता है उस औरतों के पैंट इतने शॉर्ट है शायद कपड़े की कमी की वजह से है। अरे भाई इसे कपड़ों की कमी नहीं बोलते, इसे बोलते हैं फैशन, तुम नहीं समझोगे। हाँ तो हमारा एमसी उस बच्ची को घूरते हुए मन में बोलता है लेकिन फिर भी बच्चे तो हमेशा इनोसेंट ही रहते हैं। हालांकि लाइफ बहुत मुश्किल है पर फिर भी ह्यूमन नेचर हमेशा सर्वाइव करता है। तभी कोई इन बोल के पुकारता है और वो बच्ची बोलती है मॉम। और हम लोग देखते हैं उस बच्ची की मॉम परेशान होकर बोलती है ओ मेरी बच्ची तुम कहाँ चली गई थी, मैं तो घबरा चुकी थी। वो बच्ची कूद कर उतरते हुए बोलती है मॉम। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है हे जरा देख के। पर तभी उस बच्ची की मॉम की एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ते हुए हमारा एमसी को एक मुक्का मार देता है। लेकिन तभी हमारा एमसी साइड में हट जाता है पर तभी वो बॉडीगार्ड उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके सर को पकड़ते हुए उसे जमीन पे लेटा देता है। हमारा एमसी चीरते हुए बोलता है यंग मैन ये कोई होनेबल बात नहीं है किसी को सर पर अटैक करना। और वो उस बॉडीगार्ड को पीछे ढकेल देता है। वो बॉडीगार्ड बोलता है तुम चलो फिर से फाइट करो। तभी उस बच्ची की मॉम बोलती है ये सब कुछ अब बंद करो ओल्ड है, आजकल तुम इतने जल्दी फाइट क्यों शुरू कर देते हो। इधर वो बच्ची ताली बजाते हुए बोलती है बिग ब्रदर तुम तो बहुत ताकतवर हो। तभी उसकी मॉम उसके सिर पे हाथ फेरते हुए उससे पूछती है इन मॉम को जरा ये तो बताओ तुम क्या कर रहे थे उस बिग ब्रदर के साथ। इन मतलब वो बच्ची बोलती है मैंने उस ब्रदर को यहाँ पर लेटे हुए देखा और मैंने उनसे पूछा क्या वो भूखा है, फिर मैंने वो फूड निकाला जो तुमने मेरे लिए लिया था और ब्रदर के साथ शेयर किया। ये सुनने के बाद उसकी मॉम ओल्ड है मतलब उस बॉडीगार्ड को बोलती है जाओ और उससे माफी मांगो। वो बॉडीगार्ड हमारा एमसी के पास जाकर झुकते हुए बोलता है सॉरी ब्रदर मैंने सोचा तुम हमारी यंग लेडी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो। हमारा एमसी बोलता है कोई बात नहीं मैं समझता हूँ। और उस बच्ची की मॉम उसको पैसे से भरा हुआ एक लिफाफा देते हुए बोलती है शुक्रिया यंग मैन इन को देखने के लिए, ये एक छोटा सा गिफ्ट इनका ख्याल रखने के लिए। हमारा एमसी उस लिफाफा को लेते हुए बोलता है शुक्रिया आपका। और वो उस बच्ची के पास जाके बोलता है गुड बाय इन याद रखना कि ऐसे खाना खाना। फिर तभी हमारा एमसी उस बच्ची के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है इतनी यंग हो पर फिर भी तुम्हें कुछ अजीब इलनेस है लेकिन इसे क्योर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर एक पिल को निकालते हुए उस बच्ची के हाथ में देते हुए बोलता है लिटिल नीन ये लो बिग ब्रदर की तरफ से एक कैंडी, अगर तुम्हें बुरा फील हो तो इसे खा लेना ठीक है। वो बच्ची बोलती है ठीक है और वो बच्ची कार पे बैठ जाती है। तभी वो बॉडीगार्ड इनकी मॉम को बोलती है मैडम हमारी अपॉइंटमेंट है मेरे डॉक्टर सुई के साथ, अगर हम अब चले तो टाइम पर पहुंच सकते हैं। इनकी मॉम बोलती है गुड इन चलो चलते हैं। तभी फिर से वो बॉडीगार्ड बोलता है मैडम उस पिल को जरा देखिए। उसकी मॉम बोलती है इन इसे बाहर फेंक दो। इन बोलती है मॉम मैं क्या इसके साथ थोड़ी देर खेल सकती हूँ उसके बाद मैं इसे फेंक दूंगी ठीक है ना। उसकी मॉम मुस्कुराते हुए बोलती है ठीक है। और वो अपने मन में बोलती है इनकी इलनेस ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, मुझे होप है कि मिरेकल डॉक्टर सुई एक मिरेकल ला सके। पर तभी इनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसकी मॉम पूछती है इन क्या हुआ। इन बोलती है इनको बुरा लग रहा है। उसकी मॉम परेशान होते हुए बोलती है ओल्ड है जल्दी करो जल्दी से मिरेकल डॉक्टर के पास चलो। वो बॉडीगार्ड बोलता है ठीक है मैम। पर तभी इनको कुछ याद आता है जो हमारा एमसी ने बोला था अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो इसे खा लेना ठीक है। इन उस पील को अपने हाथ में फील करते हुए बोलती है वो पील। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि तुम लोग सपोर्ट करोगे तो ही तो मैं ग्रो करूंगा है ना। हाँ और जाने से पहले दोस्त और प्यारी सी गाली देके जाना मुझे, जरा मैं ये तो देखूं कौन कौन मुझे पसंद करता है।